सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कोलिजन के अंदर इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन हमने अभी तक कर लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक का नाम है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यस्थान का गुणांक, ठीक है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? ई से। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ई, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कोफिशिएंट है, यानी कि ये एक नंबर है ना। तो बेसिकली एक ये नंबर है। तो एक चीज तो यहीं से क्लियर हो रही है कि इसकी ना तो कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है, ये सिर्फ एक नंबर है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो दो क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। तो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस ये क्वांटिटी होती है ई। अब ये जो ई है ये एक नंबर है, इसका मतलब यानी कि ये किसी ना किसी का रेशियो है। क्या है? रेशियो है, अनुपात है, ठीक है। तो ये जो ई है ये इट्स अ रेशियो। क्या है? रेशियो। अब रेशियो किसका है? वेलोसिटीज। किसका? वेलोसिटीज, यानी कि वेग। अब वेलोसिटीज भी कौन सी? रिलेटिव, आपेक्षिक, है ना। अब मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी अभी तक हमने कोलिजन में कहाँ पढ़ा है? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? सर वो एक के रेफरेंस में जब दूसरा आ रहा था उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हमने जब लिखा था ना u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1, वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जब आप ट्रेन में जा रहे होते हैं और अगर आपकी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आपसे पास करती है तो आपको वो ट्रेन की स्पीड तेज दिखती है, मतलब आपको फील होती है कि बहुत फास्ट निकली है। तो रियलिटी में क्या होता है? वो आपकी स्पीड और उसकी स्पीड जुड़ जाती है, तो उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका रेशियो है? रिलेटिव वेलोसिटी। और दो ही तरीके की हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है, एक है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और एक है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो ई है ये रेशियो जो है किसका है? तो ये जो ई है ये रेशियो, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी में लिख दिया। ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लेंगे जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ई किसका रेशियो है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पहले आता है, फिर नीचे क्या आता है? अप्रोच। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेट से हम इसको डिनोट कर देते हैं वीएस से, और अप्रोच को कर देते हैं वीए। क्या कर देते हैं? वीएस और वीए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ई जो है उसका फॉर्मूला हो गया वी एस अपॉन वी ए। ओके, अभी मैंने किसी पर्टिकुलर कोलिजन की बात यहाँ पर अभी तक नहीं करी है, तो सबका ये ई की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। अब भले वो इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या वो पार्शियल हो। अब हम देखते हैं कि ई की वैल्यू किसके लिए क्या होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओके, बात कर लेंगे बाद में, ठीक है। ओके, तो ध्यान आपको क्या रखना है, ये जो ई की वैल्यू है वी एस अपॉन वी ए, ये हर कोलिजन के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। अब एक चीज आप मुझे देखना कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है? एक नंबर है। और अगर ये नंबर है तो हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए कि नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, और ये इसकी जो वैल्यू है वो किस कोलिजन के लिए क्या होती है, ठीक है। अभी तक हमने 3 कोलिजन देखे, तो तीनों के लिए हम ई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी जो भी मैंने यहाँ पर बात करी है वो क्या बात करी है? जनरल बात करी है, यानी कि ई की वैल्यू, सॉरी, ई जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताना कि जो वैल्यू है यहाँ पर एक नंबर है, तो अभी मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ मैं रेंज लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? रेंज। बट ये रेंज अभी किसी कोलिजन के लिए नहीं है, बट हमें ये पता चल जाएगा कि इस ई की वैल्यू इन दोनों नंबर के बीच में ही होती है। तो ई की वैल्यू जो होती है वो रिमेंबर 0 से 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? ओके, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये नंबर हमेशा प्लस का ही रहेगा, बिकॉज 0 से 1 के बीच में है। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब 0 से 1 के बीच में है तो इसको बोला जाता है प्रैक्टिकल रेंज। क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल रेंज। ले ले जाके
ओके, इसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल रेंज। चलो इधर देखो सब, ठीक है। तो ई की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है, अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने कोई भी इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया है। यहाँ पर जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये कौन सी रेंज है? प्रैक्टिकल रेंज। प्रैक्टिकल रेंज मतलब वो रेंज जो रियलिटी में होता है ना। तो रियलिटी में ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। बट जैसे मैंने बोल दिया आइडियल रेंज, तो आइडियल रेंज में फर्क क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अब हम इक्वल भी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें इक्वल भी ऐड कर देते हैं, यानी कि ई 0 भी हो सकता है और ई 1 भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल रेंज। क्या बोलते हैं? आइडियल रेंज। अब ये जो रेंज है ये आइडियली होती है, जो रियलिटी में कभी नहीं होती, बट रियलिटी में हम प्रैक्टिकल रेंज लेते हैं, जो हमारा पार्शियल कोलिजन होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? अब यहाँ तक मैंने अभी किसी कोलिजन के बारे में बात नहीं करी थी। अब हम हर एक कोलिजन को समझते हैं और देखते हैं किसके लिए ई की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ई की वैल्यू की रेंज क्या है। ओके, अब चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ। बंद करना है, चालू करना है, क्या हुआ? कर लो एक बार, फाइनल कर लो, फिर बार बार डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? घर भी रहा है। बंद करनी है, धीरे करनी है, तेज करनी है? बंद करना है। एक बार बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। ओके, अब अभी तक हमने देख लिया था फॉर्मूला क्या है। तो वो हमारा फॉर्मूला किसके लिए था? जनरल फॉर्मूला था, जो ई के लिए हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर इलास्टिक कोलिजन। अब हम कौन सा कोलिजन देख रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन। अब याद करो, इलास्टिक कोलिजन में लास्ट इक्वेशन क्या आई थी? u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये बात क्लियर है? अब ये चीज यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्या है? v s या a? और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होती है ना। जब मैंने पीछे आपको दिखाया था कि v और vs क्या होते हैं, तो va क्या था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट असल में वेलोसिटी अप्रोच क्या है? u1 माइनस u2। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? तो इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों वेलोसिटी सेम होती है। तो अब आप मुझे बताओ ये रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा ना। ऊपर वाली चीज नीचे दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसके लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ई की वैल्यू 1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके लिए 1 होता है, ये तो ये पूछ लेंगे। या इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? तो क्या होती है? 1। इसका मतलब ई की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। आप देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर इसी केस में होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी केस हो, ज्यादा क्या होगा? थोड़ा सा इसके कम क्लोज होगा या फिर कम इसके बराबर होगा, बट कभी भी वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम है। चलिए दूसरा कोलिजन कौन सा आएगा? इन इलास्टिक। अब जब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो याद करो, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद अलग नहीं होते। और जब अलग ही नहीं होंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो 0 रहता है। अब मुझे बताओ ई की, इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वीएस क्या है? 0 है। तो इसका मतलब हमारा ई क्या होता है? वी एस बाय वी ए। तो ये तो 0 हो गया। नीचे अब कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेलोसिटी अप्रोच तो थी, पर उससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटीज में 0 हो गई। तो इसका हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ई की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? 0। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे इसके लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 1, इसके लिए क्या होती है? 0। बट रियलिटी के अंदर ना तो कभी ई 1 होगा, ना ही कभी ई 0 होगा। मैंने आपको पिछली साइड में बताया था, वो आइडियल रेंज है, आदर्श आपकी जो परास है। तो इसका मतलब 1 और 0 आपको कभी भी नहीं मिलता। अब यानी कि जब हम प्रैक्टिकल कोलिजन की बात करेंगे तो ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी। अब आप इस ई से हमें फायदा क्या है? इस ई से आप ये बता सकते हो कि हमारा जो कोलिजन है वो कितना इलास्टिक की तरफ है और कितना इन इलास्टिक की तरफ है। अब अगर मैं बोलता हूँ किसी कोलिजन का जो ई है वो 0.5 है, किसी का 0.2 है, किसी का 0.8 है, तो आप देख के जज कर सकते हो कि कौन सा कोलिजन कितना इलास्टिक है और कितना इन इलास्टिक है। जो आपका 0.2 है ये किसकी तरफ है? 0 की तरफ है। इसका मतलब ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, है ना। और जैसे ही वो 1 की तरफ जा रहा है तो इलास्टिक की तरफ जा रहा है, इसका मतलब लॉस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में ज्यादा था, इस वाले में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये
1 की तरफ जाएगा ई की वैल्यू, तो इसका मतलब वो इलास्टिक बन रहा है, और जैसे जैसे वो 0 की तरफ जाएगा तो वो इनइलास्टिक बन रहा है। हाँ सर इसकी रेंज 0 से 1 है। हाँ सर इमेजिनरी केस लेते हैं, v है 0 है। कौन सा इमेजिनरी केस है, v है 0 है, तो कोलिजन होगा ही नहीं। कोलिजन हो गई नहीं। कैसे होगा? हाँ अप्रोच ही नहीं है तो फिर चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, अगर मतलब अगर मैं बोल रहा ना इमेजिनरी है, हाँ हाँ इमेजिनरी लेके चलिए फॉर्मूला पे रखे रहा हाँ। मैं, तो इनफाइनाइट हो गया ना, तो रेंज में आई नहीं थी। तो इनफाइनाइट तो हो गया, बट कोलिजन ही नहीं होगा। नहीं सर अपन वो मैंने इमेजिनरी केस लिया, मतलब कहीं ना कहीं तो नहीं, ये चीज तब आएगी जब कोलिजन होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तब आता है जब कोलिजन का केस हम पढ़ते हैं। अब जो तू कह रहा है इनफाइनाइट होना, इसका मतलब वहाँ कोलिजन ही नहीं हुआ है। कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन अगर इनफाइनाइट है, इसका मतलब पहली चीज तो वो इमेजिनरी है कि कोलिजन होगा, तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं। कोलिजन होने के बाद क्या क्या केसेस जो हम देखते हैं आइडियली, वो हम पढ़ रहे हैं। अब जो तू कह रहा है वो कोलिजन से पहले का केस कह रहा है कोलिजन हुआ ही नहीं है, तो फिर हम ये चीज पे डिराइव ही नहीं कर पाएंगे, हम इस चीज पे आएंगे ही नहीं, ये चैप्टर आएगा ही नहीं, क्योंकि कोलिजन हुआ ही नहीं। तो कोलिजन के बाद के आइडियल केस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ई 0 हो गया और ई आपका 1 हो गया, तो ये आइडियल है। अब बचा हमारा पार्शियल कोलिजन, जो मैंने आपको कल बोला था कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम ई के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम तीसरा जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? पार्शियल। अब पार्शियल इलास्टिक बोलूं या इन इलास्टिक, बात एक ही है। अच्छा, पार्शियल इलास्टिक लिख देता हूं अभी मैं यहाँ पर। इसका क्या मतलब है कि अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू तो होगी, पर अब वो कभी भी बराबर नहीं होंगे। हमेशा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन से ज्यादा होगी। जब एक दूसरे से पास आ रहे हैं और टकरा के वह वापस दूर जाएंगे, तो जो दूर जाने वाली वेलोसिटी है वो कम होगी, क्योंकि अब लॉस यहाँ पर कुछ होगा, ना तो बॉडीज चिपकेंगी, ना ही वो सेम वेलोसिटी से दूर जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, अब उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच से घट जाएगी, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब इस केस में अगर हम ई लिखते हैं, तो इसका मैं यहाँ पर केस लिखता हूँ। लेट से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और आफ्टर कोलिजन का केस भी लिख लेते हैं, मास तो सेम ही रहेंगे। लेट से इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। अब जब भी कोई कोलिजन होता है तो ये जरूर डिफाइन करते हैं कि ई की वैल्यू क्या है। अगर आपको वो कह रहा है परफेक्टली इलास्टिक या इन इलास्टिक, तो वो पहले से फिक्स है कि ई 1 है और 0 है। बट अगर कोई और कोलिजन है इनके अलावा, तो वो आपको एक और चीज क्या मेंशन करेंगे कि उस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, यानी कि वो ई की वैल्यू क्या है। इमेजिन कर लेते हैं, लेट से अभी यहाँ पर ई वैल्यू कुछ है, ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू है, ठीक है। अब इनके बीच में कोलिजन हुआ, तो ऑब्वियसली बात है अब ये कौन सा कोलिजन है, पार्शियल है। ओके, अब इसमें पहली चीज तो फिक्स है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो यहाँ पर मैं वो अभी इक्वेशन लिख नहीं रहा, वो तो सेम रहेगी। क्या रहेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो थर्ड इक्वेशन हम पढ़ते थे किसमें, इलास्टिक में, वहां पर हमने याद करो क्या इक्वेशन पढ़ी थी, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। बट इन रियलिटी यहाँ पर e भी था, पर वो वहां पर क्या हो गया था, 1, सॉरी इधर आएगा, क्योंकि e क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, u1 माइनस u2 इंटू e इज इक्वल्स टू v2 माइनस। तो यहाँ पर वो e था, बट उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब अगर कोई और कोलिजन आ जाए, तो वहां पर हमें e पुट करना है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर अब क्या चेंज आएगा, थर्ड इक्वेशन जो हम लिखेंगे उसमें क्या चेंज आएगा बताओ। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, u1 माइनस u2 इंटू e इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब समझ में आया कि इस कोलिजन में सिर्फ क्या फर्क है बाकी कोलिजन से। अब इसके अंदर भी आपको दो इक्वेशन बनानी है, उसके अंदर भी दो इक्वेशन बनानी थी। वहां पर e की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पर e की वैल्यू कुछ होगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आया है, यहाँ पर हमने एक e को मल्टीप्लाई किया है। ये कैसे मल्टीप्लाई किया, e के फॉर्मूले से ही, क्योंकि e क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सेपरेशन क्या है, v2 माइनस v1, अप्रोच क्या है, तो इसको बस मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो इक्वेशन बन गई। क्लियर है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो हम अगेन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, v1 और v2 की, जैसे कि हम पहले भी निकाल रहे थे। तो इन इलास्टिक पार्शियल कोलिजन के अंदर और इलास्टिक कोलिजन का सबसे बड़ा फर्क क्या है, वहां पर E1 था वो फिक्स है, बट यहाँ पर E की वैल्यू डिफरेंट केसेस में अलग अलग होगी, और उस केस के हिसाब से ये सेकंड इक्वेशन अलग अलग होगी। बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सब में होगा ही होगा। तो अगर आपको पार्शियल कोलिजन आता है इन केस, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, उस E की वैल्यू यहाँ पर रखनी है।
अब वो आपको पता ही है कि अगर ई 1 होगा तो वो तो हमारा उधर था ही, तो हम ऑलरेडी वहाँ देख चुके थे, तो वहाँ हमने ई के रखी क्यों नहीं, बिकॉज वहाँ पर वो क्या था, 1 था। ये चीज़ समझ में आई। चलो इस पे क्वेश्चन देते हैं, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जाती Close the वो एक दिन program. ममता मैम ने छेड़ दी, उसके बाद ऐसी हो रही है। कोई नहीं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। लेट से आपके पास एक मास है m1 और एक दूसरा मास है m2, जहां पर आपको बोल रहा है कि m1 और m2 क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों का यहाँ पर पार्शियल कोलिजन हो रहा है और आफ्टर कोलिजन आपको इनकी वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। तो ये आपका v1, ये आपका v2। अच्छा, अब यहाँ पर u1 आपको दिया हुआ है लेट्स से 1 मीटर पर सेकेंड और ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है e, जो दिया हुआ है 0.5। कितना दिया हुआ है? 0.5। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अब फर्क कहाँ पर आएगा? सिर्फ और सिर्फ लास्ट इक्वेशन में, वहां पर आपको अब e की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब बताओ क्या करोगे इसमें, कैसे निकालोगे? अच्छा, पहली इक्वेशन क्या रहेगी? लेट से m है ना, ये दोनों सेम है, सॉरी, ठीक है, m है, तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस 2m इज इक्वल्स टू v1m प्लस, हम तो कट जाएगा। हाँ, m तो m कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन में क्या करोगे? अब आप लिखोगे u1 माइनस u2 इंटू e इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। u1 कितना है? उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा कर दिया यार, ये 2 कर देना, ये 1, कोलिजन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर वैसे आंसर तो ये तो 3 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये 1 हो गया इंटू 0.5। 0.5 कितना होता है? हाफ, इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 2v2 माइनस 2v1। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? v1 और v2। बस मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है समझाने का कि अगर पार्शियल कोलिजन होता है तो क्या डिफरेंस आता है। पार्शियल कोलिजन के अंदर e की वैल्यू अब कुछ होगी 0 से 1 के बीच में। अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बट इलास्टिक और इन इलास्टिक में हमें जरूरत नहीं होती, बिकॉज उसकी वैल्यू फिक्स है 1 और 0। अगर आप देख सकते हो उसमें थर्ड इक्वेशन थी ही नहीं इन इलास्टिक के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर e की वैल्यू क्या हो गई थी? 0। इसीलिए ये इक्वेशन वहां बनती ही नहीं, तो इसीलिए हमने वहां पर ये इक्वेशन यूज करी ही नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्शियल कोलिजन। क्या रहा आंसर? कर लोगे? चलो कर लेना इसको, ठीक है। अभी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये आप कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, कोई नहीं, कर लेना इसको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, चलो देख लेना, कोई नहीं। तो अभी हमने ये देखा पार्शियल कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू अलग अलग होती है और सबके लिए हमें क्या वैल्यू लेनी है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, रेंज क्या होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसके अलावा और क्या इसमें क्वेश्चंस बनते हैं तो समझते हैं। अब यहाँ पर हम जो केस लेने वाले हैं वो केस होता है अर्थ और एक बॉल का। लेट्स से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप अब यहाँ पर केस किसका ले रहे हो? अर्थ और बॉल, यानी कि यहाँ पर अब जो कोलिजन हो रहा है वो अर्थ और बॉल के बीच में हो रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, इसमें अर्थ तो मूव करेगा नहीं। हम जब किसी बॉल को अर्थ पर फेंकते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में कोलिजन होता है
और बॉल वापस रिबाउंड करती है। क्या करती है? रिबाउंड। उसका मतलब ठप्पा, जिसको हम कहते हैं ठप्पा खाई बॉल। तो वो जो रिबाउंड है वो कोलिजन की वजह से आया है। अब उस केस में हमें निकालना होता है कि उसके रिबाउंड की हाइट क्या होती है, यानी कि हर ठप्पे की हाइट क्या होती है। अब इसके अंदर भी जो कोलिजन हो रहा है, पहली चीज तो मुझे बताओ कौन सा हो रहा है, इलास्टिक, इनइलास्टिक या पार्शियल? पार्शियल, बिकॉज ये प्रैक्टिकल केस है तो इसके अंदर कुछ ई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो लेट से ये केस लेते हैं। ये क्या कहता है? डेरिवेशन हमें करना नहीं है। ठीक है, सिंपल सा केस क्या कहता है? लेट से ये अर्थ का सरफेस है, हमने किसी बॉल को h हाइट से इस अर्थ की तरफ, सरफेस की तरफ फेंका। ठीक है, अब आफ्टर द फर्स्ट रिबाउंड, यानी कि पहले ठप्पे के बाद ये बॉल कुछ इस हाइट पर गई, तो लेट से अब ये हाइट कितनी हो गई? h ले लेते हैं। नेक्स्ट वाली हाइट जो हो गई उसको बोल देते हैं h1। तो ऐसे करते करते ये बॉल जो होगी फाइनली जाके रुक जाएगी। अच्छा, अभी मैंने क्या किया है, ऐसे आपको दिख रहे हैं बट असल में एक ही जगह पर ये सारे रिबाउंड हो रहे हैं, बिकॉज एक जगह बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बट रियलिटी में जितनी हाइट से हमने इसको फेंका था, अगले ठप्पे के बाद वापस उतनी हाइट पे ये नहीं जाएगी, धीरे धीरे उसकी हाइट घटती जाएगी और एक टाइम आएगा वो रुक जाएगी। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये जो हाइट है आफ्टर रिबाउंड, अब क्वेश्चन बोलेंगे फोर्थ रिबाउंड के बाद उसकी हाइट क्या है, फिफ्थ रिबाउंड के बाद उसकी हाइट क्या है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं या फिर अगर छोटा सा न्यूमेरिकल भी आएगा तो वो पहला या दूसरे तक का ही पूछेंगे, बिकॉज वो पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला आता है, लेट से इस कोलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो कितना है? ई है। अब हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है? एच और ई और बाकी सारे जो रिबाउंड आ रहे हैं। ठीक है, लेट से इसने एन रिबाउंड किए। कितने रिबाउंड किए? एन। अब 10 किए, 20 किए, 50 किए, 60 किए, आई डोंट नो, बट टोटल ये कितने हम ले रहे हैं इसमें? एन तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे वो पूछ लें कि फोर्थ का क्या है, फिफ्थ का क्या है, तो उस एन की वैल्यू हम उस हिसाब से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू होती है, ठीक है, तो ई की वैल्यू आप ऐसे लिखो, एच एन इज इक्वल्स टू ई की पावर 2n इंटू कैपिटल एच। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? डेरिवेशन से आया। बाकी अभी डेरिवेशन हमें करना नहीं है। जहां पर एन क्या है, कौन से रिबाउंड की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो सब चीजें यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, स्मॉल एच क्या है? हाइट ऑफ रिबाउंड। ओके, ई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो मैंने पहले बता दिया था। और क्या है? एन, एन है नंबर ऑफ रिबाउंड एंड लास्ट इज कैपिटल एच। कैपिटल एच इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है? आपकी ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल बोल दो या स्टार्टिंग हाइट बोल दो। ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल हाइट है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं फर्स्ट रिबाउंड की हाइट क्या होगी, तो फॉर्मूले में आप एन की वैल्यू क्या रख दोगे? 1। तो जब मैं एन की वैल्यू क्या रख दूंगा? 1, तो ये क्या बन जाएगा? h1 इज इक्वल्स टू ई की पावर स्क्वायर, ई की पावर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब ई स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली एन की वैल्यू क्या रख दी इसमें? 1। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन हो सकता है अगर न्यूमेरिकल बनता है। आपको वो ई देंगे कि इसका कोलिजन का ई कितना है, और दूसरा आपको कैपिटल एच देंगे, कितनी हाइट से आपने उसको फेंका। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट से आपने उस बॉल को 10 मीटर हाइट से फेंका। कितने से फेंका? एग्जाम्पल देखते हैं, आपने 10 मीटर हाइट से बॉल को ग्राउंड पे फेंका और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5। कितना है? 0.5। तो बताओ फर्स्ट रिबाउंड की हाइट क्या होगी? अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा? देखो 10 मीटर 2.5 आ जाएगी। तो फर्स्ट रिबाउंड के बाद हाइट कितनी हो गई? 2.5। अब यहाँ पर आप एक चीज करना, अगर मैं ई की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं, बढ़ाने का मतलब है 1 की तरफ ले जा रहा हूं, तो जैसे जैसे 1 की तरफ जाओगे वो हाइट और ऊपर आएगी, क्योंकि वो कोलिजन कौन सा बन रहा है? इलास्टिक। और इलास्टिक में जितनी हाइट से आप उसको फेंकते हो उसी हाइट पर वापस आने की वो कोशिश करता है। तो जितना ये समझ लो, अगर 0.9 लेते या 0.8 लेते तो ये किसके क्लोज जाता? 10 के क्लोज जाता। 9 हो गया, 8 हो गया। बट जैसे मैं इसको कम करना स्टार्ट कर दूं, 0.4, 0.3, अब ये और कम होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब जो सेकंड आप इसमें निकालोगे रिबाउंड, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? समझ लो यही वाला केस लेते हैं अभी अपन। सेकंड, अगर मैं एन की वैल्यू क्या ले लूं? 2 ले लूं, तो फॉर्मूला आ जाएगा सेकंड रिबाउंड की हाइट। वो क्या हो जाएगी? ई की पावर 4
आप देख सकते हो हर रीबाउंड के बाद पावर कितनी बढ़ रही है, ट्वाइस, यानी कि स्क्वायर हो रहा है। यानी कि अगर आप फोर्थ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और अगर आप फिफ्थ रीबाउंड पूछोगे तो 5 × 2 10, तो e की पावर 10। सोचो कितना मुश्किल है इसको कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन में आपको यहाँ तक नहीं पूछेंगे, तो डोंट वरी कि आपको इतना कोई कैलकुलेशन में पूछेंगे, बिकॉज हमें पता है कि 0.5 की आप पावर 5 निकालोगे, 10 निकालोगे, बहुत टाइम लगता है। तो वो आपको ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा न्यूमेरिकल में थ्योरी में आपको इक्वेशन पूछेंगे। आपको बोलेंगे अगर h हाइट से किसी बॉल को हमने ग्राउंड पे फेंका जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, e है, तो बताओ 100 रीबाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर 200h। बस यही पूछेंगे। अगर आपसे कोई कैलकुलेशन पूछता है तो फर्स्ट या सेकंड मैक्सिमम पूछेगा, बिकॉज उसको ही पता है पावर बढ़ती जाएगी, तो उतना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 1 तक तो हम वी कैन अरेंज, बट अगर 5, 6, 10, 100 तक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, n की वैल्यू जो हो सकती है वो बदलती रहेगी। बस यहाँ ध्यान रखना 2n आता है। क्या आता है, 2n, डबल होगा आपका n जो भी आप लोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना, इतना नहीं पूछते, बट स्टिल। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन जो है इक्वेशन के रूप में आप कर सकते हो। कैसे, अगर मैं फर्स्ट रीबाउंड की बात कर रहा था तो फॉर्मूला क्या था, h1 जो भी है, ठीक है, e स्क्वायर कैपिटल H। तो e क्या हो गया, √h/कैपिटल H। तो कई बार हम ये वाला फॉर्मूला भी देखते हैं। अगर आपको मैंने फर्स्ट रीबाउंड की हाइट दे दी और मैंने आपको ओरिजिनल हाइट दे दी, तो आप उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले में e का फॉर्मूला हमें हाइट की टर्म में मिल गया। इससे पहले हमने जो e का फॉर्मूला देखा था वो किस में देखा था, वेलोसिटी की टर्म में, याद है। अब ये चीज 100% फिक्स है क्या, कि यूनिट डायमेंशन अभी भी वही है कि ये यूनिटलेस और क्या है, डायमेंशनलेस, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रही है, हाइट आ रही है। तो हाइट को हाइट से काटोगे अभी भी ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस ही रहेगा। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया केस जब हम हाइट के बारे में बात करते हैं। तो जब हमने बॉल और अर्थ का केस लिया था, तो आप यहाँ पर लिख लेना, ये भी हमने किस चीज की बात करी है, हाइट की, हाइट ऑफ रीबाउंड। ठीक है, अब जो सेकंड चीज हम इसमें पढ़ते हैं वो होता है टाइम। टाइम यानी कि अब मैंने किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, उसको टाइम लगा t, लेट्स से 10 सेकंड। तो अगले रीबाउंड में उसको कितना टाइम लगेगा, फिर अगले रीबाउंड में कितना टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे वो टाइम भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलो आगे, गेट बंद करो, चले आगे। क्या हुआ, आजा, बाहर ही रह तू, अंदर क्या जा, गेट बंद करके आ रहा हूँ। तो वो कर देगा पीछे वाला, तू कहाँ जा रहा है, गेट बंद कर। नहीं, कोई नहीं जाएगा बाहर, उसको बाद में देखता हूँ। चलो करूँ आगे, ओके। नेक्स्ट, अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि टाइम का क्या रिलेशन है। तो हेडिंग इसमें अब लगा देना, टाइम ऑफ रीबाउंड। ठीक है, पहले वाला जो था वो क्या था, हाइट, अब ये क्या है, टाइम। अब लेट्स से आपके पास क्या है कि एक ग्राउंड है, अब आपने किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंका है, तो लेट्स से अब इसको टाइम लग रहा है कैपिटल टी। क्या लग रहा है, कैपिटल टी। अब हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट रीबाउंड की हाइट क्या है, तो लेट्स से अब इसकी हाइट ले लेते हैं स्मॉल टी, है ना, फिर नेक्स्ट t1, t2, t3 चलता जाएगा। ठीक है, अब अगेन वही सेम चीज n, लेट्स से कितने रीबाउंड है, n। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, वहां पर और इसमें क्या फर्क है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो इसमें होता है hn, s नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, tn इज इक्वल्स टू e की पावर n और इंटू t। अब इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है, वहां पर 2n आता था, यहाँ पर कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ n। इसका मतलब अगर एग्जांपल दे दूं, अगर n की वैल्यू 1, यानी कि फर्स्ट रीबाउंड में क्या फॉर्मूला बनेगा, t1 का e की पावर 1 है और इंटू t। अब इसमें आपको e गिवन होगा, t आपको गिवन होगा, तो आप निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सर दोनों एक साथ आ गए HP? नहीं, अलग अलग आएंगे, उसमें अलग चीज है, इसमें अलग चीज है। अगर हाइट पूछेगा तो वो e की पावर 2 इंटू h हो जाएगा, टाइम पूछेगा तो सिर्फ e की पावर n रहता है, वहाँ 2n होता है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, नहीं, साथ में आ जाए तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूला अलग अलग है दोनों के। ठीक है, अगर वो फर्स्ट रीबाउंड की हाइट पूछता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, h1 इज इक्वल्स टू e की पावर 2 कैपिटल H। अगर टाइम पूछता है तो t1 इज इक्वल्स टू e की पावर e इंटू t। ठीक है, अगर सेकंड रीबाउंड का पूछता है तो सेकंड रिबाउंड का टाइम t2 इक्वल्स टू e2 इंटू t। अब यहाँ पर सीधा n के टाइम्स चलेगा। ठीक है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना 2 से। चलो एक एग्जांपल देखते हैं।
कैपिटल टी 10 सेकंड है, तो बताओ अब क्या होगा पहले रिबाउंड का टाइम, और ई की वैल्यू ले लेते हैं 0.5। एक एग्जांपल लेते हैं स्मॉल, ठीक है, कितना 5 सेकंड आ रहा है, ठीक है, तो सीधा वैल्यू रखनी है। अब आपको ये 0.5 दिया, ये 10 दिया, तो आंसर आ जाएगा 5/10 5 सेकंड, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 सेकंड। तो नेक्स्ट रिबाउंड की हाइट क्या आएगी 5 सेकंड। फिर जैसे कि आगे जाते रहोगे टाइम घटता जाएगा क्योंकि हाइट भी कम है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट ये 2 फॉर्मूले हैं जिसको आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ से एक और ई का फॉर्मूला क्या निकलता है, ई इक्वल्स टू, अब अंडर रूट आएगा क्या, नहीं आएगा। फर्स्ट रिबाउंड वाला फॉर्मूला क्या था, वो था, तो ये हो जाएगा टी बाय कैपिटल। तो ये इन टर्म्स ऑफ टाइम है, पिछले वाला इन टर्म्स ऑफ हाइट है, और उससे पहला वाला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है। बट तीनों के अंदर डायमेंशनलेस यूनिटलेस अभी भी है, ठीक है। और रही बात रेशियो की, वो भी सेम रहने वाला है। अगर मैं आपको इस केस में बोल दूं ई की वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों टाइम बराबर है, और वो कहाँ होते हैं, इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब टी 0, वापस आया ही नहीं वो। तो वो हर चीज यहाँ पर ट्रू है जो मैंने आपको ई के बारे में बताई थी। ऐसा नहीं है कि रेंज बदल जाएगी, केस बदल जाएंगे, नहीं। अब वो टर्म्स किस में आप देख रहे हो वो बदल जाएगा। पिछले वाले केस में हाइट था, हाइट वाले केस में क्या था, h अपॉन कैपिटल H का अंडर रूट। अब वहां पर पहले केस में क्या होता है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हाइट सेम होती है, तो 1/1 का रूट 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ रहा है। अगर इनइलास्टिक होता है तो वापस ऊपर आता ही नहीं, तो हाइट 0 तो वो भी 0। बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना कि अगर ई की वैल्यू कुछ आती है तो वो हमेशा पार्शियल कोलिजन होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन जो होता है जिसको हम बोलते हैं 2D कोलिजन, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एक बार उसकी इक्वेशंस देखनी क्या होती हैं और उसका डिफरेंस पहले वाले कोलिजन से क्या होता है, ठीक है। चलिए अब शाह मुझे ये बताओ, अभी जो हमने पिछला जो कोलिजन पढ़ा था वो कौन सा कोलिजन था, 1 डायमेंशन। अभी वहां पर मैंने मेंशन नहीं किया था। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है या एक ही एक्सिस में है। आपने कई बार देखा होगा जब हम पूल खेलते हैं, पूल गेम होता है जिसको हम ना, या फिर अभी नॉर्मल एग्जांपल कंचे वाल ले लेते हैं ना। अगर आप किसी भी बॉल को बॉल की ही लाइन में मारोगे तो वो उसी लाइन में ट्रेवल करेगा, बट जैसे आपने इस बॉल की लाइन के अलावा कहीं पर अगर आपने इसको हिट किया तो ये किसी एंगल पर जाएगा। ये होता है ना। जब आप उसी की लाइन में बॉल को हिट करोगे तो लाइन उसी लाइन में बॉल आपकी आफ्टर कोलिजन जाएगी, बट जैसे आपने उसकी लाइन से थोड़ा सा साइड में होकर उसको हिट किया, ऑब्वियसली बात है अब उसके सेंटर पे वो हिट नहीं करेगा, तो वो किसी ना किसी कोने पे हिट करेगा, और जैसे ही वो कोने पे हिट करेगा तो वो एंगल पे जाएगी। किस पे जाएगी, एंगल पे। तो इस कोलिजन को बोलते हैं 2 डायमेंशन। कई बार हम जैसे मार्बल्स खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, हम किसी को मारते हैं तो हमारा जो मार्बल है वो इधर गया और जिसको मारा वो इधर गया, इसको बोलते हैं 2D, है ना। जब हम एक ही लाइन में दोनों को भेज रहे हैं तो वो होता है 1D। 1D के लिए कंडीशन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन एक ही होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन में दोनों वो हमारे मार्बल्स हैं वो एक ही लाइन में आफ्टर कोलिजन जाएंगे। अगर आप उसको उसी के लाइन पर हिट करते हो तो वो 1 डायमेंशन बनेगा, इसके अलावा अगर हिट करते हो तो वो 2 डायमेंशन बनेगा। अब ये जो केस है इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक का मतलब है जब आपकी जो लाइन है उससे आप थोड़ा सा एंगल पर उसको हिट करते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या फर्क आता है पहले वाले से, ठीक है। हेडिंग लगा लेना 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है, या इसको 2D कोलिजन भी कहते हैं। अब 2D कोलिजन में बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं करने, बट 2-3 चीजें आपको समझनी है कि पिछले कोलिजन से इसमें क्या फर्क है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर पार्शियल कोलिजन ही देख रहे हैं, सबसे पहले सॉरी इलास्टिक कोलिजन ही देख रहे हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। अब आप बोलोगे सर ये तो आप एक ही लाइन में हिट कर रहे हो, नहीं। अभी यहाँ पर केस हम क्या ले रहे हैं कि लेट से इसका लाइन यहाँ पर आ रहा है सेंटर, इसका लेट से यहाँ आ रहा है, तो आप देखो थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो जब ये एक दूसरे को हिट करेंगे तो अब ये कैसे जाएंगे, ऑब्लिक, यानी कि एंगल पर। तो लेट से ये वाला जो है इस तरफ जा रहा है और ये वाला इस तरफ जा रहा है, जो भी है ये वाला ये वाला, ठीक है। लेट से ये m1 है, अब ये है m2 है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब ये कुछ एंगल पे जा रहे हैं। लेट से ये अल्फा है और ये बीटा है, बराबर है नहीं है वो डिपेंड करेगा आपने उसको कैसे हिट किया है। पॉइंट यहाँ पर ये भी अपन दोनों एंगल लेते हैं, अल्फा और बीटा। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, इसकी वेलोसिटी v2। ऑब्वियसली बात है अब ये ऑब्लिक वेलोसिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कुछ भी होने से पहले और होने के बाद टोटल मोमेंटम सेम रहता है, बट उसमें एक चीज ध्यान रखना, उसी एक्सिस में सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिफोर कोलिजन में बात करूं, बिफोर कोलिजन में टोटल मोमेंटम हम किस एक्सिस में ले रहे हैं? एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में ही कंजर्व रहेगा, मेरी बात समझना। यानी कि अभी बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस में कोई भी मोमेंटम है क्या? तो वाई एक्सिस में मोमेंटम नहीं है, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इन वाई एक्सिस इज 0, बट एक्स एक्सिस में है, और वही हम सामने वाले के साथ इक्वल करेंगे, मेरी बात समझना। यानी कि इसके अंदर दो इक्वेशन बनेगी सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की। पहली किसकी बनेगी? एक्स एक्सिस के लिए, दूसरी बनेगी वाई एक्सिस के लिए। ये चीज हमने पहले क्यों नहीं करी? बिकॉज पहले एक ही डायमेंशन था, तो वहां पर एक एक्स एक्सिस ले लो या वाई ले लो, तो वहां पर तो हमें पता है कि एक्स में जितना मोमेंटम है बाद में भी उसमें एक्स में ही रहेगा, बट यहाँ पर अब दो एक्सिस हो गई हैं। आफ्टर कोलिजन आप देख सकते हो वो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, तो यहाँ पर अब हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। चलिए उस पर भी आते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर बिफोर कोलिजन का क्या केस है। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर दो बनेंगी। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एक्स एक्सिस की, ठीक है। एक्स एक्सिस में पहली बिफोर कोलिजन क्या है बताओ? m1 u1 प्लस m2 u2। ये तो बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस में, बट आफ्टर में अब क्या आएगा? अच्छा, आफ्टर में एक चीज ध्यान देना, लेट्स से ये ग्रीन ले लेते हैं। यहां पर इसका कंपोनेंट क्या आएगा? m1 v1 cos अल्फा, सही है। और इस वाले का कंपोनेंट m2 v2 cos बीटा, सही है। अच्छा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा? m1 v1 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा m2 v2 साइन बीटा, सही है। अब आपने इसको कंपोनेंट कर दिया, इसका मतलब अब आपको इनसे कुछ मतलब नहीं है। यानी कि इस बॉडी का मोमेंटम एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। अभी हम कंजर्वेशन किसका कर रहे हैं? एक्स एक्सिस का। तो एक्स के सामने एक्स की क्वांटिटीज आएंगी, तो सामने कौन सी क्वांटिटीज आएंगी? तो ये आएगी m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। मैं फिर बता रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे नहीं करने हैं, बस आपको समझना है इक्वेशंस कैसे बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ वाई एक्सिस में क्या होगा? अब वाई एक्सिस में क्या बिफोर कोलिजन कुछ है? तो 0 इक्वल्स टू। अब वाई पे आ जाओ, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस लगाएंगे। तो क्या आएगा? m1 v1 साइन अल्फा माइनस m2 v2 साइन बीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों के दोनों जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये अभी कंजर्वेशन ऑफ क्या है? मोमेंटम ही। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीज आ गई है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा डायरेक्शन का क्या रोल है। इसीलिए जैसे ही एंगल पर आता है तो हम उसके क्या करते हैं? कंपोनेंट करते हैं। तो अब ये एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन और वाई एक्सिस का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों करना पड़ता है। वहां जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज एक ही एक्सिस में दोनों चीजें होती थी, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी में ये करना पड़ेगा? एक एक्स में और वाई में? नहीं। क्यों नहीं करना पड़ेगा? वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, तो उसको थीटा से कोई मतलब नहीं है। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर में डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी कैसी है? तो यहां पर अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो हम सीधी इक्वेशन क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी की? तो हम पहले लिखते थे m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2। इसमें कहीं पर भी अल्फा बीटा नहीं आएगा। रीजन बीइंग ये एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी एंगल पर या फिर 2D हो 1D हो उस पर कुछ फर्क उसको नहीं पड़ता। तो उस इक्वेशन में कोई भी चीज में डिफरेंस नहीं आएगा। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि मोमेंटम की दो इक्वेशंस बनती है, ठीक है। तो आई होप इतना इसके अंदर बहुत होगा, और मंडे के दिन हम
इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। कल तो छुट्टी है तो पढ़ के आना मंडे को, तो हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।